हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लाए हैं सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन। तो आइए जानते हैं कि सामाजिकरण क्या है। मानव शिशु जन्म के समय किसी भी मानव समाज में भाग लेने योग्य नहीं होता है। वह केवल एक प्राणी शास्त्रीय इकाई के रूप में इस संसार में आता है, जो केवल रक्त, मांस एवं हड्डियों से बना एक जीवित पुतला मात्र होता है। उसमें किसी प्रकार के सामाजिक गुण नहीं होते। वह न तो सामाजिक होता है और न असामाजिक और न समाज विरोधी। तो समाज के रीति रिवाजों, प्रथाओं, मूल्यों एवं संस्कृति से वह अनभिज्ञ होता है। वह ये भी नहीं जानता कि किससे प्रति कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए और समाज उससे क्या अपेक्षाएं रखता है। किंतु वह कुछ शारीरिक क्षमताओं के साथ पैदा होता है। इन क्षमताओं के कारण ही वह बहुत कुछ सीख लेता है, समाज का क्रियाशील सदस्य बन जाता है और संस्कृति को ग्रहण करता है। लेकिन सीखने की क्षमता सामाजिक संपर्क से ही विकसित होती है। उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है कि मानव में भाषा का प्रयोग करने की क्षमता होती है, जो समाज के संपर्क से ही व्यवहारिक रूप धारण करती है। सामाजिक संपर्क के कारण ही व्यक्ति समाज के रीति रिवाजों, प्रथाओं, मूल्यों, विश्वासों, संस्कृति एवं सामाजिक गुणों को सीखता है और एक सामाजिक प्राणी का दर्जा प्राप्त करता है। आइए जानते हैं कि सामाजिकरण का अर्थ क्या है। सामाजिकरण वह विधि है जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह एवं समाज के मूल्यों, जनरीतियों, लोकाचारों, आदर्शों एवं सामाजिक उद्देश्यों को सीखता है। ग्रीन के शब्दों में कहा जा सकता है कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। इसी प्रकार से किम्बल यंग ने कहा है, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है और जिसके द्वारा उसे समाज के मूल्यों और मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सामाजिकरण सीखने की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह अथवा समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है और समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। सामाजिकरण द्वारा बच्चा सामाजिक प्रतिमानों को सीखकर उनके अनुरूप आचरण करता है। इससे समाज में नियंत्रण बना रहता है। आइए जानते हैं कि सामाजिकरण की क्या विशेषताएं हैं। पहला है, सामाजिकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। दूसरा है, सामाजिकरण की प्रक्रिया बच्चे के जन्म से लेके मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरा है, सामाजिकरण की प्रक्रिया समय व स्थान सापेक्ष है। चौथा है, यह संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया है। पांचवा, यह समाज का प्रक्रियात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया है। छठा, सामाजिकरण के द्वारा व्यक्ति के आत्म का विकास होता है। सातवां, सामाजिकरण के द्वारा समूह अथवा समाज अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। सामाजिकरण के कुछ प्रमुख अभिकरण हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है, परिवार सामाजिकरण करने वाली एक संस्था के रूप में माना जाता है। दूसरा है, क्रीड़ा समूह।
तीसरा है पड़ोस, चौथा है नातेदारी समूह, पांचवा है विवाह, छठा है शिक्षण संस्थाएं, सातवां है राजनीतिक संस्थाएं, आठवां है आर्थिक संस्थाएं, नवां है धार्मिक संस्थाएं, दसवां है सांस्कृतिक संस्थाएं और 11वां है व्यवसाय समूह। इन सभी संस्थाओं के अतिरिक्त व्यक्ति के किसी अजनबी के संपर्क में आने पर भी उससे एक विशिष्ट प्रकार से व्यवहार करने की क्षमताएं की जाती है। भारत में व्यक्ति जातीय समूह से कई बातें सीखता है। जाति के अनुसार ही उसे खान पान, छुआछूत, विवाह आदि के नियमों का पालन करना होता है। प्रत्येक जाति की अपनी संस्कृति होती है जिसे व्यक्ति को सीखना आवश्यक माना जाता है। आइए जानते हैं कि समाजीकरण के कुछ सिद्धांत हैं जो विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। तो पहला है कूले का सिद्धांत। कूले ने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में अपने समाजीकरण संबंधी सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। उनका सिद्धांत आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। कूले ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन व्यक्ति और समाज के संबंधों को स्पष्ट करने के संदर्भ में किया है। उनका मत है कि समाज के संपर्क में आने पर ही व्यक्ति के आत्म का विकास होता है। समाज व्यक्ति के लिए दर्पण का कार्य करता है। वह उसमें अपनी छवि देखता है और समाज के लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, इसी आधार पर वह अपने बारे में अपनी धारणा बनाता है। जिस प्रकार से हम आईना देखकर यह ज्ञान करते हैं कि हम अमुक पोशाक पहनने पर कैसे लगते हैं, बाल ठीक से संवारे हुए हैं या नहीं, मेकअप कैसा लग रहा है आदि, इसी प्रकार से बालक भी समाज रूपी आईने में अपने आप को देखता है। समाज के लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, इसी आधार पर वह अपने बारे में राय बनाता है। इसी राय के आधार पर ही उसमें हीनता या श्रेष्ठता के भाव पैदा होते हैं। उदाहरण के लिए, जब परिवार के लोग, मित्र या अन्य लोग उसके बारे में यह कहते हैं कि वह बुद्धिमान है, लंबा है, शक्तिशाली है, आकर्षक है, या गंदा, मूर्ख, कमजोर या ठिगना, लड़ाकू, क्रोधीला है, तो व्यक्ति भी अपने बारे में वैसा ही सोचने लगता है। इस प्रकार हम अपने बारे में दूसरों की प्रतिक्रिया से ही व्यक्ति के स्व का निर्माण होता है। इसीलिए ही कूले ने आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत प्रस्तुत किया है और इसीलिए ही कूले इसे आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत कहते हैं। दूसरा है मीड का सिद्धांत। तो आइए जानते हैं कि मीड समाजीकरण के बारे में क्या कहते हैं। मीड ने समाजीकरण संबंधी अपने विचार माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी नामक अपनी कृति में प्रकट किए हैं। मीड यह मानते हैं कि व्यक्ति ही समाज का निर्माता है, जिसमें दिमाग और स्व होता है। स्व मौलिक रूप से एक सामाजिक संरचना है और यह सामाजिक अनुभवों के कारण ही पैदा होता है। स्व के जन्म के बाद ही व्यक्ति सामाजिक अनुभव करता है। मीड ने उस प्रक्रिया का भी उल्लेख किया जिसके द्वारा स्व का विकास होता है और व्यक्ति तब दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है। जन्म के समय बच्चा एक जैविकीय व्यक्ति होता है जिसमें बुद्धि का अभाव होता है, अतः वह आंतरिक प्रेरणाओं से प्रेरित होकर
क्रियाएं करता है। धीरे धीरे परिवार एवं अन्य समूहों के संपर्क के कारण बच्चे को यह समझ पैदा होने लगती है कि उससे लोग किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करते हैं और उसके व्यवहारों का क्या अर्थ लगाया जाता है। इस प्रकार बच्चे का स्वव्यवहार से प्रभावित होने लगता है। इसे ही वह सामान्यकृत अन्य कहते हैं। सामान्यकृत अन्य का अर्थ है किसी व्यक्ति की स्वयं के बारे में वह धारणा जो दूसरे लोग उसके बारे में रखते हैं। अन्य शब्दों में भी हम कह सकते हैं कि दूसरे व्यक्ति उसके बारे में जो निर्णय लेते हैं और उससे जो अपेक्षाएं करते हैं और उसका वह आंतरीकरण करता है, उसे ही सामान्यकृत अन्य कहते हैं। व्यक्ति में आत्मचेतना का विकास किस प्रकार से होता है, इससे मीड ने स्पष्ट किया है। मीड कहते हैं कि मैं तथा मुझे शब्दों का प्रयोग किया है, इसीलिए इस सिद्धांत को मैं और मुझे का सिद्धांत भी कहते हैं। मैं का अर्थ व्यक्ति द्वारा दूसरे के प्रति किए जाने वाले व्यवहार से है तथा मुझे का अर्थ है व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार पर दूसरों की प्रतिक्रिया, जिसे व्यक्ति आंतरीकरण करता है। मैं और मुझे में अंतःक्रिया के कारण ही स्व का विकास होता है। प्रारंभ में ये दोनों धारणाएं एक दूसरे से अलग होती हैं, किंतु परिवार एवं समाज के संपर्क के कारण उनमें समानता स्थापित होने लगती है और वे एक ही चीज के दो पहलू हो जाते हैं। समाज के संपर्क के कारण बच्चा जो कुछ सीखता है उसे पुनः गुड़ियों के खेल के दौरान प्रकट करता है। चोर, डाकू व पुलिसमैन तथा माता पिता व भाई बहनों की भूमिका वह खेल के दौरान प्रकट करता है। आपस में ही बच्चे मम्मी पापा या चोर पुलिस बनकर वैसा ही व्यवहार प्रकट करते हैं जैसा उन्होंने वास्तव में उन दोनों को व्यवहार करते देखकर सीखा है। अनुकरण, संकेत एवं भाषा के माध्यम से बच्चा दूसरों के व्यवहारों को ग्रहण करता है और उसमें विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाने की क्षमता पैदा हो जाती है। इसी स्थिति को मीड ने आत्म का विकास कहा है। तीसरा है फ्रायड का सिद्धांत। फ्रायड नामक मनोवैज्ञानिक ने सामाजीकरण के अपने सिद्धांत को मानसिक क्रियाओं के आधार पर समझाया है। वे यह मानते हैं कि मानव का समस्त व्यवहार लिबिडो अर्थात काम प्रवृत्तियों से तय होता है। फ्रायड ने स्व को ईड, अहम और पराहम इन तीन भागों में बांटा है। ईड अहम की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं, असामाजीकृत इच्छाओं एवं स्वार्थों का योग है। ईड के सामने नैतिक, अनैतिक, अच्छे बुरे का कोई भी प्रश्न नहीं होता है। यह पाशविक प्रवृत्ति के निकट है जो किसी न किसी प्रकार संतुष्टि चाहता है। अहम स्व का चेतना व तार्किक पक्ष है जो व्यक्ति को सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल व्यवहार करने का निर्देश देता है और ईड पर नियंत्रण रखता है। अहम भी ईड के समान नैतिक, अनैतिक, प्रेम व घृणा को अधिक महत्व तो नहीं देता, फिर भी यह अधिक व्यवहारिक है क्योंकि यह ईड को परिस्थितियों के अनुकूल होने पर ही अपनी इच्छा की पूर्ति की स्वीकृति देता है। पराहम सामाजिक मूल्यों एवं आदर्शों का संयोग है जिसे व्यक्ति ने आत्मसात कर रखा है और जो उसकी अंतरात्मा का निर्माण करते हैं। एक उदाहरण द्वारा हम फ्रायड की ईड, अहम
एवं पराहम की अवधारणा को स्पष्ट करेंगे। मान लीजिए कि एक व्यक्ति बहुत भूखा है और उसे मिठाई खाने की इच्छा है, तो यह भूख ईड कहलाती है। अहम कहेगा कि यदि मिठाई खानी है और भूख शांत करनी है तो मेहनत करो, पैसा कमाओ, अगर परिस्थिति अनुकूल हो तो चोरी कर लो, चुपके से उठा कर खा लो। इस प्रकार अहम व ईड सामाजिक परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु पराहम व्यक्ति को कहेगा कि चोरी करना पाप है, अनैतिक है, सामाजिक मूल्यों के विपरीत है, अतः ऐसा मत करो। इस प्रकार पराहम विवेक और सामाजिक मूल्यों को प्रकट करता है। यह व्यक्ति के समाजीकरण का प्रमुख आधार है। व्यक्ति ईड अहम की बात को ठुकराकर जितना पराहम के अनुसार आचरण करता है, उतना ही समाजीकरण सफल माना जाता है। धन्यवाद।